नमस्कार, कड़वी कॉफ़ी के इस संस्करण में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर और कई दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो मेरे साथ अपूर्वानंद हैं और कुणाल पुरोहित हैं, जिनकी ये नई किताब आई है एच पॉप द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स। तो कुणाल पुरोहित एक जर्नलिस्ट हैं, मुंबई में रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में और फ्री प्रेस जर्नल में उन्होंने काम किया है। सुवास लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज़ में से इन्होंने एमएससी किया हुआ डेवलपमेंटल स्टडीज़ में। और इनकी जो पत्रकारिता एक खासी अवार्ड विनिंग रही है। इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है सिविक जर्नलिज्म के लिए, स्टेट्समैन अवार्ड रूरल रिपोर्टिंग के लिए, और यूएनएफपीए लाडली मीडिया अवार्ड जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग के लिए। और ये लिखते हैं अल जज़ीरा, प्रोपब्लिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान टाइम्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, डॉशवेल और द वायर में। कुणाल, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहुत बधाइयाँ ये किताब लिखने के लिए, क्योंकि ये जाहिर तौर पे ये ज़्यादातर मामला जो है वो हिंदी पट्टी का ज़्यादा दिखलाई पड़ता है जी। क्योंकि ख़ास तौर पे यूं कि एक तो यहाँ पर भगवा जो लहर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी है और ज़मीन पर हर जगह दिखलाई पड़ती है। और उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो हमारा जो सामाजिक बर्ताव है, चाहे वो राजनीति का हो, चुनाव को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, सांप्रदायिकता को लेकर हो, वो सब में बहुत ज़्यादा लक्षित होता है। और ये जो किताब जिन लोगों के बारे में है, तो वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो इसके जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से चीयर लीडर हैं, या वो उस डिस्कोर्स को सेट करने वाले हैं, या एंडोर्स करने वाले हैं, वैलिडेट करने वाले हैं, रीइंफोर्स करने वाले हैं। तो आपने कैसे सोचा इस किताब के बारे में? तो शुरू तो यहाँ से करते हैं और फिर उन चरित्रों के बारे में बताइए जो जिनसे आप इस किताब के जरिए आप मिले और उनके साथ आपने संबंध भी बने आपके। जी निधीश, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा आपको करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपके साथ, अपूर्वानंद जी के साथ, आप लोग ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत सालों से जिनके बारे में पढ़ते आया हूँ, जिनको पढ़ते आया हूँ, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला है, खास करके आपसे, अपूर्वानंद जी से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ मैं। ये किताब दरअसल मैं पिछले 6-7 सालों से मेरी जो रिपोर्टिंग रही है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर मैं रिपोर्टिंग करते रहा हूँ। और उसमें मेरा एक फोकस ये रहा है कि हम जो बढ़ती सांप्रदायिकता को देख रहे हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो रायट हो, दंगे होते हो, तो उसके पीछे मेरी थोड़ी सी एक रिपोर्टिंग रही है कि उसमें जाकर मैं ग्रास रूट में देखूँ मैं कि ये भले इंसिडेंट तो हो रहे हैं हमारे मीडिया में। एक दिक्कत ये है कि हम लोग ये सारे जो दंगे होते हैं, जो सारे किस्से होते हैं, उसको हम एक इवेंट की तरह लेते हैं सर। और वो हम देखते हैं कि ये इवेंट हो गई है आज, तो इसको रिपोर्ट करेंगे 2-3 दिन के लिए, फिर हम लोग चले जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं वो एक टेस्ट मैच वाला रिपोर्टिंग हो गया है, अभी बस 5 दिन आप फोकस करो। लेकिन मैं जब गांव कस्बे में जाता था, जब देखता था, और मैं कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद जाता था मैं, जब सारा कुछ मीडिया रिपोर्टिंग बंद हो गई हो, सारा हो गया हो, तो मैंने ये पाया कि हम बस वो इवेंट पर फोकस थे। हम वो इवेंट के पहले क्या हो रहा था उस पर हमारा ध्यान ही नहीं था। हम ये नहीं देख पा रहे थे कि अगर सांप्रदायिकता बढ़ रही थी तो वो किस तरीके से बढ़ रही थी। वो हम उसका बस एक आउटकम देख रहे थे कि भाई वो बस वायलेंस हो गया, किसी को लिंच कर दिया। तो उसी से कि वो प्रोसेस क्या है जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही थी उस दिन तक, जिस दिन उसकी लिंचिंग हुई या जिस दिन वो दंगा हुआ। तो वो थोड़ा सा कहीं रिवाइंड करके मुझे वो प्रोसेस देखना था, उसको स्टडी करना था। उसी से ये बुक की शुरुआत हुई, क्योंकि मैं था झारखंड में, एक छोटा टाउन है गुमला में एक लिंचिंग हुई थी, और उसके पीछे मैं रिपोर्टिंग करने पहुंचा था तकरीबन 1 साल बाद। और 1 साल बाद जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि लिंचिंग तो हुई थी, वो तो रिपोर्ट हो गया था। रिपोर्ट ये नहीं हुआ था कि जिन लोगों ने उस मुसलमान युवक की लिंचिंग की थी उस दिन, वो लोग उसी शाम को 3 से 4 घंटे पहले वो एक रामनवमी के जुलूस में थे। और वो रामनवमी का जुलूस ऐसा था कि वो पहली बार गुमला में, ये पहली बार हो रहा था कि वो, जैसे हर साल वो वहाँ मस्जिद के सामने से निकलता है वो जुलूस, उस साल जब वो निकल रहा था तो वो जुलूस में एक गाना बज गया, और गाने से वातावरण इतना ज़्यादा तनाव भरा हो गया
कि शायद उसी समय दंगा हो जाता। तो गाना ऐसा था कि मुल्ले की टोपी गिरा दीजिए, मुल्ले की टोपी गिरा दो, ये कुछ उसके शब्द थे। और वो जो लोग थे जिन्होंने लिंच किया था वो उसी जुलूस का हिस्सा थे, लेकिन वो उनकी जो पार्टिसिपेशन थी उस क्षण में वो कोई मीडिया रिपोर्टिंग में देख के नहीं आई। और उस समय तो भले पुलिस आ गई और वो सारा जो वातावरण था उसको एक तरह से डिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, क्योंकि गाना बंद करा दिया, जुलूस को आगे चले जाने को बोल दिया, लेकिन वो तनाव तो मन में था और तनाव गुमला में फैल गया था उस शाम को। जब वही लोग वापस घर जाते हैं तब वो मुस्लिम युवक को देखते हैं एक हिंदू लड़की के साथ बात करते हुए, और उनके मन में आता है कि ये तो लव जिहाद हो रहा है। तो वो लड़के को वो खींच के वो इलेक्ट्रिक के पोल से बांध कर उस लड़के की लिंचिंग हो जाती है उस रात को। तो जब मैंने 1 साल बाद जाकर ये पूरा प्रोसेस समझा कि वो शाम से शुरू होके रात में वो लिंचिंग हुई, तब मुझे समझा कि शायद इसमें संगीत का एक कोई हाथ हो सकता है। और वो एक थोड़ा सा एक टिप ऑफ था मेरे लिए एज ए रिपोर्टर। उसके बाद जब गुमला के बाद मैं अलग 6 ज़िलों में गया झारखंड के। हर ज़िले में मैंने पाया कि राम नवमी के दिन पे हो या फिर कोई अन्य हिंदू फेस्टिवल हो, उस दिन जब म्यूज़िक का इस्तेमाल हुआ है वो म्यूज़िक अक्सर ऐसा रहा है जिससे तनाव बढ़े। तो ये मेरे लिए मुझे बहुत अचंभित करने वाली एक चीज़ लगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूज़िक ये रोल निभा पाए। हमें हमेशा लगता है कि म्यूज़िक हम इसीलिए सुनते हैं कि हमको सुकून चाहिए, हमको रिलैक्स होना है या फिर हमको एंटरटेन होना है, लेकिन इस माहौल में म्यूज़िक का बहुत एक अलग रोल हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर काम करना ज़रूरी है, और ये पूरी जो इंडस्ट्री मेरे सामने खुल गई, सिंगर हो, लेखक हो जो ये गाने लिखते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हो जो इस गानों को ट्यून में बनाते हैं, स्टूडियोज़ हो जिसमें ये रिकॉर्ड होता है, ये सारा प्रोसेस, एक सारा चेन मेरे सामने खुल गया था। और मैंने समझा कि इसको और इन डेप्थ स्टडी करना ज़रूरी होगा। और उसी के बाद मैंने देखा कि ये सिर्फ संगीत में नहीं हुआ था, ये कविताओं में भी हुआ था, और ये तीसरा जो मेरी बुक देखती है पब्लिशिंग के मामले में भी हुआ था कि आजकल किताबें भी ऐसी पब्लिश होने लगी है जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करे। तो कुल अगर आप देखिए तो म्यूज़िक, पोइट्री और बुक्स, ये 3 पॉपुलर कल्चर के जो जोन्स हैं, इन तीनों पे हिंदुत्व विचारधारा इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि एक हिंदुत्व म्यूज़िक, हिंदुत्व पोइट्री और हिंदुत्व पब्लिशिंग, ये 3 नए जॉनर बन गए हैं, जिससे हिंदुत्व का काम घर घर तक पहुंच रहा है, गांव गांव तक पहुंच रहा है, और इस तरीके से पहुंच रहा है कि वो पता भी ना चले कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज के ज़माने में जब हम शायद स्ट्रगल कर रहे हैं ये समझने में कि ये बढ़ती सांप्रदायिकता कहाँ से आ रही है, क्या लोग अचानक सांप्रदायिक हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, मुझे लगा कि शायद इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जिससे कि हमें हमारे समाज के बारे में एक अच्छी जानकारी मिले, हम समझ पाएँ कि असल में समाज में क्या हो रहा है। तो नीतीश, ये था मेरी किताब लिखने का प्रोसेस। तो इसमें एक सवाल ये है कि ये जो तीनों चारों चीज़ें हो रही हैं, मतलब म्यूज़िक बन रहा है, कविताएं लिखी जा रही हैं, और वो किताबें भी, पर किताबें तो मेरे ख्याल से कम पढ़ी जाती हैं हिंदी में ख़ास तौर पर, और ये खास इस तरह से देखेंगे ये जो समाज है, इसका जो ऑडियंस है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन में भी मीडिया में बात करते हैं, ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर एक नवसाक्षर समाज है जो शायद, तो ये जो पूरी जो सामग्री है जो यहाँ से आ रही है, ये इस्तेमाल हो रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से एक लोगों में एक भाव है जिसको लेकर उसको आप प्ले आउट करते हैं और उसको इनकैश कर रहे हैं जी, या फिर आप जो है इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह से जहाँ पे, तो ये क्योंकि हालांकि मुझे लगता है बीच में दोनों चीज़ें होंगी, पर ये इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे अगर आप सोचते हो तो? जी नीतीश, इसमें दोनों चीज़ें हो रही है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपना इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी हो रहा है उसका, तो वो इस इस्तेमाल में वो अपना फ़ायदा ढूंढ के वो बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो समझ रहे हैं कि शायद गंगा इस तरह बह रही है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट होना है और हमें इसका जो लाभ मिले वो उठाना है। तो ये अपॉर्चुनिज़म तो बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ
ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने किताब में भी जिनका वर्णन किया है, जो लोग आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा कमिटेड लोग हैं, और जो लोगों ने ये देखा है कि शायद मेरा स्किल सेट ऐसा है कि मैं अपने स्किल सेट को इस्तेमाल कर मेरी आइडियोलॉजी आगे तक पहुंचाऊं। हाँ, ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसको मुझे लगता है ब्रॉड स्ट्रोक से इसको जनरलाइज करना मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि कभी कभी प्रोग्रेसिव मूवमेंट में या लिबरल मूवमेंट में एक सोच बन जाती है, एक अजम्पशन बन जाता है कि ये सारे जो लोग हैं वो या तो मतलब पैसे दिए गए हुए लोग हैं जो ये पैसे के लिए कर रहे हैं, या फिर ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। आई थिंक ये मानना हमें शायद ज़रूरी पड़ेगा इस दौर में कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है। आप आइडियोलॉजी से शायद आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो कमिटेड है अपनी आइडियोलॉजी से, और वो ये मानते हैं कि उनका काम आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है। तो मैंने मेरे रिपोर्टिंग की 4 साल की रिपोर्टिंग में मैंने ये पाया कि बहुत लोग ऐसे भी थे जो सालों साल से ये कर रहे थे। इनको ना तो कोई कमर्शियल सक्सेस मिल पा रहा था, इनको ना तो कोई राज्यसभा सीट मिल पा रही थी, इनको ना तो बीजेपी के टॉप नेताओं के एक्सेस मिल पा रहा था, कुछ नहीं था इनके लिए। लेकिन इनकी बिलीफ थी, इनकी कमिटमेंट थी, तो वो कर रहे थे, और शायद बहुत सालों के बाद जाकर उनको एक रिवॉर्ड मिलता है उनका। ये इसलिए बहुत दिलचस्प, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जब इन गायकों को देखते हैं और तो अक्सर इस बात का लालच होता है ये कहने का कि इनको पैसा दिया गया है या किसी लाभ के कारण कर रहे हैं। और ये हम मीडिया के बारे में भी कहते हैं, टेलीविज़न एंकर्स के बारे में और पत्रकारों के बारे में, कि ये बिक गए हैं, या हम गोदी मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे लगता है एक गलत शब्द है। और मैं आपसे सहमत हूँ कि ये विचारधारात्मक रूप से इस बात को मानते हैं और उसका अपने माध्यम से प्रचार करने की कोशिश करते हैं। तो वह चाहे पत्रकारिता हो या संगीत हो, जो गायक हैं वो ये कर रहे हैं। आपकी और निदेश की जो बातचीत हो रही थी उस वक्त में ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों ऐसे गायकों को टिकट दिया, चाहे आप मनोज तिवारी को देख लें या निरहुआ को देख लें, और अभी उन्होंने पवन सिंह को दिया, फिर वापस टिकट दिया था, लेकिन काफ़ी शोर हो गया और इसलिए वह पवन सिंह को ही कहना पड़ा, कहलवाया गया होगा शायद कि मैं अभी लड़ नहीं सकता। लेकिन यह निर्णय मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि ये सारे गायक वे हैं जिनके गीतों को अगर आप देखेंगे तो जिसको आप सबसे फूहड़ स्तर कह सकते हैं, सेंसिबिलिटी का, संवेदना का सबसे निम्नतम स्तर, उसको ये एड्रेस करते हैं या उसको टच करते हैं। तो इस चीज़ को और इसे दोनों को कैसे देखें कि जिसमें आप क्रूडेस्ट पॉसिबल सेंसिबिलिटी का लेवल और उसके साथ हिंसा और घृणा इन दोनों को भड़काना, तो इन दोनों का मेल, इसको आपने कैसे देखा इसमें? जी बिल्कुल। क्या पाया? देखिए, जब हम देखते हैं सांप्रदायिकता जिस मॉडल से बढ़ती जा रही है, मेरा आकलन ऐसा है कि एक ज़माना था जब बड़े बड़े दंगे होते थे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होती थी, उसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स में वो या तो इंजर हो जाते थे, उनकी बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती थी। ऐसा एक मॉडल था सांप्रदायिकता का। उसके बाद आया एक दूसरा मॉडल जहाँ पे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो गए कि शायद किसी की लिंचिंग हो गई, शायद गांव में कहीं कोई तनाव बढ़ गया, थोड़ी सी छोटी सी क्लैशेस हो गई। उसी श्रेणी में जो अब का मॉडल, वो आज ऐसा मॉडल मुझे लग रहा है वो ये है कि सांप्रदायिकता आज एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पहुँचाएँ, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा है। तो उससे होता ऐसा है कि जब आप सांप्रदायिकता अपने गानों में, अपनी कविताओं में, अपनी किताबों में आप लोगों तक पहुंचाते हैं हर दिन 24/7 365 डेज़, तब आपको ना तो बड़े दंगे करवाने की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी की मॉब लिंचिंग करवाने की ज़रूरत है, ना तो आपको गांव में कोई बड़ा तनाव कराने की ज़रूरत है। वो खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आपने लोगों तक वो जो डोज आप पॉलिटिकल रैली में हेट स्पीच करा के जो डोज उनको एक दिन में देते हैं, वो आज आप स्प्रेड करके आपको हर रोज़ उनको आप वही डोज दे रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं लोग खुद ही बाहर आकर
उनको जो करना है वो करेंगे, और वो हम देख रहे हैं आज। हम वो मुजफ्फरनगर में देखते हैं जब वो टीचर एक मुस्लिम बालक को पकड़ती है और कहती है सारे हिंदू बच्चों को कि इसको मारो। या और हम देखते हैं मुंबई में जहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल है जो मुसलमान पैसेंजर्स को बाहर निकाल कर उनको गोली मार देता है, और फिर उसी के बाद कहता है कि अगर हिंदुओं को बचना हो तो योगी और मोदी को वोट करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि आज ऐसे लोग बाहर आके सांप्रदायिकता का एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, जो लोग किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, जो ना तो वीएचपी से जुड़े हैं, ना तो बजरंग दल से जुड़े हैं, ना तो कभी वो आरएसएस का हिस्सा रहे होंगे। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप और मेरे जैसे लोग हैं जो शायद कोई कहीं काम करते हो, कहीं सर्विस करते हो, कहीं किसी का बिजनेस हो, लेकिन आज उनको लग रहा है कि उनको अपनी सांप्रदायिकता का एक एग्जीबिशन देना है, उसको कहीं ना कहीं उसको एक एक्सप्रेशन देना है। और ये मैं सोचता हूँ आज के नए सांप्रदायिक मॉडल की एक बहुत बड़ी जीत है। तो अगर आप इसको इस एंगल से एनालाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि गायकों को लोकसभा की टिकट देना क्यों ज़रूरी हो जाता है, या फिर पॉपुलर कल्चर के ये सारे जो पॉप स्टार्स हैं उनको एक रिवॉर्डिंग मैकेनिज़्म बना के देना क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज आपका ज़मीनी तौर पर काम करने वाले लोग ये हैं। आज वो ज़माना नहीं रहा जब कार्यकर्ताओं को घर घर जाके कैंपेनिंग करनी पड़ती है। आज कैंपेनिंग सारी फ़ोन पर हो रही है, और यही वो लोग हैं जो आपका म्यूज़िक बना के लोगों के गांव तक पहुंचा रहे हैं। वो रामनवमी का जुलूस हो, वो होली का जुलूस हो, वो कावड़ यात्रा हो, अलग अलग ओकेजन्स पे यही गाने बज रहे हैं। अलग अलग कवि सम्मेलनों में यही कविताएं चल रही है। तो ये सारा जो एक वर्क क्रिएट हो रहा है आर्टिस्ट्स का, उनको कहीं ना कहीं ये दिखाना ज़रूरी है कि आपका काम हम मानते हैं और उसको हम रिवॉर्ड भी करेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए हम देख रहे हैं कि ना बस वो लोकसभा टिकट की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टी में भी देखें, आप आरएसएस में भी देखें, आप जो हिंदू राइट विंग इकोसिस्टम है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत उभर कर आ रहे हैं। जैसे यूपी इलेक्शन 2021 की बात है, जब मैं इसी बुक की रिपोर्टिंग कर रहा था तब एक गाना वहाँ बहुत ज़्यादा चल गया था जिसका नाम था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो जब वो गाना चल गया, उसके जो गायक थे कन्हैया मित्तल, वो कोई बीजेपी आरएसएस के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, वो भजन गाते थे बहुत सालों तक। लेकिन जब ये गाना चला तब बीजेपी की रैलियों में वो दिखने लगे, उनको कैंपेनर के रूप में बीजेपी उनको हर रैली में लेके जाती थी। और जब योगी इलेक्शन जीत गए उसके बाद कन्हैया मित्तल को एक इनाम भी मिलता है योगी के हाथों। तो आप देख रहे हैं कि एक रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिससे और लोग जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो या फिर जिसको शायद अपॉर्चुनिज्म हो, वो ये देखे और आगे बढ़े और ऐसा काम करे। तो कंटेंट के लेवल पे एक मतलब मुझे याद है कि कलर्स ऑफ वायलेंस में जैसे साध्वी रितंबरा के पूरे भाषण का मनोविश्लेषण किया सुधीर कक्कड़ ने जी। तो उसमें वो शुरू करती है कि देश को खतरा है और पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान से वो फिर मुसलमानों पे आती हैं, मुसलमान मतलब पड़ोसी मुसलमानों, फिर वो मुसलमान जिसके बगल में मैं रहता हूँ। तो ये जो पूरा मतलब मैं इसमें भी देख रहा था कई जगह वो देश से बात होती है, फिर दुश्मन, और फिर वो दुश्मन हमारे बीच में ही, बाहर का तो हम देख लेंगे पर अंदर के जो लोग हैं। तो ये जो पूरा इसको आप कैसे देखते हो कि ये जो पूरा एक कंटेंट का जो पूरा एक फ्लो है, और कैसे उसको वो जो पब्लिक या कहीं और है वो फिर पर्सनल हो जाता है सबके लिए, और फिर वो उसको एक इमोशनल बॉयल पे ले जाता है उस तरह से। नहीं देखिए, कुछ जो आप अगर ये पॉप कल्चर की बात करें तो चाहे वो गाने हो, चाहे कविताएं हो, चाहे वो किताबें हो, कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सालों तक हिंदुत्व सोच में और विचारधारा में रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है। सावरकर से लेकर गोलवलकर से लेकर सारे लोगों ने इन चीज़ों पर चर्चा की है। जैसे हुआ मुसलमान का जो सवाल है उस पर कि क्या किया जाए, कैसे इसको डील किया जाए, वो तो है। फिर हुआ पाकिस्तान, है ना, जो इंडिपेंडेंस के बाद से ये जो रेटरिक रहा है, वो ये कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो क्लासिकली बहुत सालों से जिस पे बातचीत होती जा रही है हिंदुत्ववादी सोच विचारधाराओं के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर। लेकिन इस पॉप कल्चर को एक एज मैं कहूँगा मिलती है आज के ज़माने में,
वो इस वजह से मिलती है कि वो सिर्फ इन मुद्दों पर सीमित नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली नए नए मुद्दों को लेके आती है, वो कॉन्स्टेंटली अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए नए नए दुश्मनों का खोज करती रहती है। और इस विचारधारा को इस रूप में सरवाइव करने के लिए, उसको जीने के लिए, विचारधारा को फ्लरिश करने के लिए दुश्मनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी एक से ज़्यादा दुश्मन की, और जो अलग अलग तरह के दुश्मन, अलग अलग तरह के। क्योंकि जैसे मैं किताब देख रहा था तो आपने जिक्र किया है कि इसमें किसान आंदोलन और बाकी सब का भी उल्लेख आता है गीतों में, और फिर जो विरोधी नेता हैं उनकी भी खिल्ली उड़ाई जाती है कि कुछ किया जाता है। तो ये शायद इसलिए, और मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने इसको कैसे देखा, कि आप जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं या उसको भर रहे हैं लोगों में, तो उसकी वैधता इस प्रकार देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जहाँ भी ये दिखलाई पड़ता है हम उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो अगर सिख किसान गलत कर रहे हैं तो हम वहाँ भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान का कर रहे हैं। तो एक पूरी इकोलॉजी या पर्यावरण घृणा का बनाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये माहौल, जिस माहौल में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो है राष्ट्रवाद का माहौल, जिसमें वो सभी अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। चाहे वो कमल आग्ने हो जो इसमें कवि हैं, या फिर जो कवि सिंह हो जो इसमें जो गायिका हैं, ये सारे अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। और इसीलिए इनको जब अपनी छवि राष्ट्रभक्त की बनानी है और उसको कॉन्स्टेंटली उसको रीटरेट करना है, तो वो हर ऐसे दुश्मन को चुनेंगी जिसको अटैक करने से उनकी राष्ट्रभक्ति और दिखे। और वो बस वो मुसलमानों को कितनी बार वो गाली दे, वो पाकिस्तान को कितनी बार गाली दे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो फिर अलग अलग लोगों को, अलग अलग विचारधाराओं को चुने और उनको अटैक करे, और ये कहें कहीं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फॉलोअर्स से कि देखिए मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, और मुझे कोई सिर्फ मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ ईसाइयों से प्रॉब्लम नहीं। मैं एक राष्ट्रभक्त कवि हूँ या गायिका हूँ, और मुझे जो भी राष्ट्र के खिलाफ बोलता है, जो भी राष्ट्र के सामने खड़ा रहता है, मैं उसको अटैक करूँगा या अटैक करूँगी। तो आपने जैसे कहा, किसानों का मुद्दा हो, भले ही वो ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हो, भले वो JNU के स्टूडेंट्स हो, है ना, वो अलग अलग दुश्मन आ जाते हैं सामने और सारों को अटैक किया जाता है। और इससे अपूर्वानंद जी, बात ऐसी भी होती है कि जब ये गांव कस्बे में जाते हैं जहां किसी ने शायद JNU का नाम भी ना सुना हो, तब वो एक नैरेटिव सेट करते हैं कि JNU का अर्थ ये है। तो आप जब कॉन्स्टेंटली यही बात हर जगह जाके बताते हो, तो जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या है चीज़, उसके मन में एक छवि बैठ जाती है कि अच्छा ऐसे लोग हैं वहाँ। और जो हमें इस बारे में इत्तला कर रहा है वो सच्चा राष्ट्रभक्त है और वो सच्चा देशभक्त है। तो अपनी छवि बनाने के लिए और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए अलग अलग दुश्मनों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस इकोसिस्टम में। और ये तो मज़ेदार बात है ही कि ये सारे जो लोग जो इनके दुश्मन बनते हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी और बीजेपी के विरोधक भी हैं। तो दोनों काम हो जाते हैं आपके, कि आप कॉन्स्टेंटली एक कैंपेन मोड में रहो, बीजेपी के लिए हो या मोदी के लिए हो या RSS के लिए हो, तो आप कॉन्स्टेंटली वो कैंपेन करते ही रहते हो, और आप अपनी आप को भी, अपनी छवि को भी बढ़ाते रहते हो। तो ये दोनों चीज़ें एक ही काम से हो रही है यहाँ। ये जो ज़्यादातर चरित्र हैं आपकी हिंदी पट्टी के ही हैं, तो पर मतलब क्या ऐसे लोग आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ते हैं? जैसे बाहर तो मैं देखता हूँ कि ऐसे इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में वाइट सुप्रीमेसिस्ट जी, वहाँ पे वो इस तरह का पूरा, जैसे पूरा ट्रम्पियन एक चल रहा होता है, चर्च का खासा इस्तेमाल करा चर्च, और ये वही यूजफुल इडियट्स की तरह काम आते हैं एक लिमिटेड तरह से, और जिनको हम लोग अभी तक समझते थे कि ये तो भटके हुए और फ्रिंज के लोग हैं, और हम ही लोग सब शायद टालते रहे हैं कि ये लोग, पर शायद अब इस डिजिटल पूरे एम्पावरमेंट से, और इसको जिसको हम कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी जब उनको मिल गई, तो वो एक वही मेन स्ट्रीम हो चुका है एक तरह से देखा जाए। और तो ये जो पूरा बदलाव है, तो इसमें जो जैसे कि सावरकर भी जो बोल रहे थे, या उसके बाद पूरा हिंदू महासभा, RSS, इन सबका तो था ही, पर 92 को ही ले लें तो उस समय जिस तरह से तब बात कर रहे थे और अब जब बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे जो बड़ा फ़र्क उसका डिजिटल कैचमेंट है कि वो मेरे व्हाट्सएप पे एक
बिल्कुल रोज नगेट्स की तरह चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। तो ये बदलाव कैसे देखते हैं? जी नहीं देखिए, आपने 92 का जिक्र किया, इसीलिए तब वो जो कैसेट कल्चर चलता था उससे भी सांप्रदायिकता बढ़ी थी, और इसके बारे में काफ़ी सारा रिसर्च भी हुआ है। मैंने भी अपनी बुक लिखते वक्त मैंने इस पर भी मैंने काफ़ी सारा फोकस किया था। सेम चीज़ किताबों में भी हमने देखी है पहले भी, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि इस किताबें सांप्रदायिकता बढ़ाने की या फिर हिंदुत्ववादी सोच बढ़ाने का एक कैरियर बना हो। इसके पहले भी गीता प्रेस में हमने देखा है और अन्य छोटे छोटे पब्लिशर्स में हमने देखा है। लेकिन इसमें एक फ़र्क बड़ा सा ये पड़ा है कि आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है उनसे उसको इतना बड़ा एक बूस्ट मिल गया है कि आप एक ही झटके में आप लाखों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। आप अपने कंटेंट को अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा सक रहे हैं। जैसे मेरे बुक में जो पब्लिशर हैं संदीप देव, वो अपूर्वानंद जी साल में 25,000 बुक्स बेच पा रहे हैं और उनमें से बहुत सारी बुक्स वो देश के बाहर भी जा रही है। तो ये एक फ़र्क पड़ा है कि उसका जो मीडियम है, मीडियम उसका ज़्यादा करके यूट्यूब है, फेसबुक पे भी रहते हैं वो, लेकिन और अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई है। तो कोई भी कहीं से भी दुनिया भर से बस वो लॉगिन करके अपनी किताबें ऑर्डर कर सकता है। यही मामला गानों में भी है और यही मामला कवि सम्मेलन में भी है। पहले कवि सम्मेलन अगर आप करते थे तो आपको कुछ 500-600 लोग, कोई 1000 लोग मिल जाए जुटाना पड़ता है। तो वो ऑडियंस आपको मिले तो ठीक है, आप वो रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर आप उसकी वीडियो कैसेट निकालते थे। आज का ज़माना ऐसा हो गया कि बस वहाँ तो लोग जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन उसी कवि सम्मेलन को रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे भी जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ लाख लोग देख लेते हैं। फिर उसी कवि सम्मेलन में से जो छोटी छोटी कविताएं निकलती है वो इंस्टाग्राम पे भी जाती है, फिर वो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी हो जाएगी कविताएं। तो ये अलग अलग माध्यमों से, और वही चीज़ व्हाट्सएप पे भी जाती है। तो आप देखें कि अगर वो कुछ 1000 का ऑडियंस आपका कवि सम्मेलन का है, लेकिन आप अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें तो 1000 से वो लाखों लाखों लोगों तक जा पा रहा है। मीम भी बन जाएंगे और मीम बन जाती है। जैसे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीम कमल आग्ने जो कवि हैं, उनकी एक कविता है गांधी पर, और उसकी जो आखिरी लाइनें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। तो ये उसकी 2 आखिरी लाइन है। उसकी बहुत ज़्यादा लंबी पोएम है, 12-13 मिनट चलती है वो पोएम, लेकिन इन्हीं 2 लाइन्स पर इतने सारे मीम्स बने हैं। किसी ने मतलब जिसको ठीक लगा उसने कोई विजुअल्स उठा लिए गांधी के, उसको एक मीम बना ली, उसको छोटे वीडियो बना लिए, और उससे वो पोएम तो अपने आप वायरल हुई है, लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे भी वायरल हो गए हैं। तो आप देखें कि ये नैरेटिव सेट करने में ये बहुत ज़्यादा इसका काम आता है आज। तो मैंने इस किताब में भी देखा, उस दिन सुन भी रहा था कि गांधी कितने केंद्र में है। बिल्कुल उनके उसमें बिल्कुल। तो वो क्यों है, मतलब इतनी सारी आक्रामकता और ड्रम बीटिंग, चेयर लीडिंग, सब के बीच में गांधी से अब इन्हें क्या दिक्कत होगी? गांधी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विचारधारा में एक सिंबॉलिक एक ये सिंबल है कि जब हिंदू वीक हो जाता हो, या एक हिंदू अपने हिंदुओं का हक वो जता नहीं पाता और हिंदुओं के लिए लड़ नहीं पाता, तो क्या होता है उसका एक प्रतीक इन्होंने गांधी को बना दिया है। तो उनकी जो वो जैसे वो हिस्ट्री को देखते हैं, जैसे वो इतिहास को वो गवाह करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि अगर कोई रोक पाता पार्टीशन को तो वो था गांधी, लेकिन उसने वो रोका नहीं, उसने होने दिया ये। अब वो ये देखते हैं कि मुसलमान जब हिंदुओं को काट रहे थे तो मुसलमान पक्ष लेने वाले थे गांधी, वो हिंदुओं का पक्ष नहीं लेते थे। वो ये देखते हैं कि मुसलमान जो हिंदू पर इतने सारे अत्याचार कर रहे थे तब गांधी इनको रोक पाते, लेकिन गांधी नहीं रोके। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो नैरेटिव है जो फिर बाद में जाके कांग्रेस पर आता है कि ये तो एक माइनॉरिटी की पार्टी है, ये तो हिंदुओं की है ही नहीं, ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में गांधी से शुरू होता है वो नैरेटिव। और इसीलिए वो दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बार बार, क्योंकि ना ही गांधी, लेकिन वो जो समय था भारत का जब पार्टीशन हुआ था,
और जो जो चीज़ें हमें देखने मिली थी, जो लाखों लोग मर गए थे, जो सांप्रदायिकता बढ़ गई थी, उसको जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो उसको पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, वो प्रधानमंत्री शायद बहुत अच्छे शब्दों में कहते हो, लेकिन उसका मूल अर्थ जो कमल और कवि कहते हैं वो वही है कि हमें ये नहीं भूलना है, हमें ये नहीं भूलना है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को कैसे मारा था, हमें ये नहीं भूलना है कि गांधी ने हमको कैसे लाचार बना दिया था। तो उसका नैरेटिव वहीं सेट होता है, इसीलिए बार बार गांधी को टारगेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं उसको नेगेट करना ज़रूरी होता है। और ये निधीश, ये सिर्फ हम इस किताब में लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं, ये आज हम जहाँ बैठे हैं कुछ ही दिनों में हमें एक फ़िल्म दिखने वाली है सावरकर के नाम से। सावरकर के नाम से जो फिल्म है उसके जो लीड रोल जो अदा कर रहे हैं और जो डायरेक्टर भी शायद उसके है रणदीप हुडा, उन्हीं का बस गए कुछ दिनों में स्टेटमेंट आया था कि अगर गांधी नहीं होते तो हमें 35 साल पहले इंडिपेंडेंस मिल जाता हमारा, है ना। ये बहुत तो ये जो पूरा ये बहुत दिलचस्प है कि मतलब एक तो ये कि ये फैक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फैक्ट अलग रह जाता है, गांधी तो थे भी नहीं 35 साल पहले। तो ये जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस में जो सीप इन कर रहा है ना पूरा की, और ये सब लोग जो हैं न तो पढ़े लिखे हैं, है ना, ना इन्हें कोई इस बात की उत्सुकता है, जागरूकता है कि जिज्ञासु लोग हैं कि भाई उस समय क्या हुआ था, उसके आधार पे हम कुछ कहें। तो अब क्योंकि पूरा सब कुछ सारी चीज़ें मिथ मेकिंग पर ही है, रियलिटी हैज़ जैसे कि वो अपनी करेंसी खो चुकी हो, और मिथ है जो मैं कह दूंगा और उसको लोग अगर ताली बजा देंगे और यूट्यूब पे लोग क्लिक्स आ जाएंगे और उसको इतने मिलियन व्यूज़ आए हैं तो वो जाहिर है सच ही होगी, ये जो एक तरह का जो आर्ग्यूमेंट है। तो पर ऐसे चलेगा कैसे, मतलब मैं सोचता हूँ इसका आगे का प्ले आउट कैसे होने वाला है कि ये मतलब हम सोचें कि अब ये बीच में वो कश्मीर फाइल भी ऐसी बनी थी, फिर केरला वाली स्टोरी ऐसी बनी थी, फिर उसके बाद अब ये है इस तरह का, तो कुछ फिल्में तो शायद चली भी नहीं, तो मतलब बॉम्ब हो गई। हाँ, लेकिन इसमें जो तब्दीली होती है और मैं उस पर कुछ वर्षों से सोच रहा हूँ और आपने काम किया है तो उस पहलू पर और सोचा होगा जिसकी चर्चा मैंने पहले की कि आप जब सेंसिबिलिटी को यानी सेंसेस को ही आप कैसे बदल देते हैं। तो क्योंकि हम तो पूरी दुनिया को अपने इंद्रियों से ही ग्रहण करते हैं, तो जो इंद्रियां हैं हमारे सोचने की, देखने की, स्पर्श करने की, अगर उनको बदल दिया जाए तो हमारे स्पर्श का मतलब बदल जाएगा, हमारे सुनने का मतलब बदल जाएगा। तो मुझे इस बात की शंका होती है कि ऐसी फिल्में अगर बन रही हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म या सावरकर जैसी फिल्म या ऐसे गाने अगर सुबह से रात तक हम सुनते रहें तो इसका एक न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, हमारे ऊपर है, वो बदल देता है हमको। तो आपने गायकों से सिर्फ बात की या आपने कुछ श्रोताओं को भी ऑब्जर्व किया? देखिए ये वो किस तरह के गाने और सुनते हैं या जी मुझे मालूम नहीं, आप तो मैं जानना चाहता हूँ। तो एक तो ऐसा है कि कई लोगों से मैंने ये जानने की कोशिश की थी ये कितना रजिस्टर होता है आपके जहन में, लेकिन ऐसी इंक्वायरी को थोड़ा सा एक लिमिटेशन ये आ जाता है कि ये आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ ये गाने सुनाई देते हैं। इसको अगर आप कहीं से भी पिकअप करके पूछ ले कि भाई आपको इससे क्या लग रहा है, तो चांसेस ये होंगे कि शायद वो आदमी कहेगा कि नहीं इसमें पॉलिटिकल क्या है, मतलब बता नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि वो इतना नॉर्मलाइज हो गया है वो। लेकिन हमारे पास इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एविडेंस है जिससे ये मालूम होता है कि आप जब इसको इतना नॉर्मलाइज कर दें और पॉपुलर कल्चर में आप इसको बिठा लें, ऐसी चीज़ों को, घृणा को, नफ़रत को, द्वेष को, तब उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होता है। और ये हमने देखा 1994 में जब रवांडा में जेनोसाइड हुआ, तब भी गाने ऐसे बनते थे। जो हुतू कम्युनिटी के लोग थे, उनमें एक सिंगर थे और वो वहाँ के उस ज़माने के, उनको माइकल जैक्सन बुलाते थे रवांडा के, वो भी ऐसे गाने बनाते थे तुत्सीस के अगेंस्ट। तो वो गाने बार बार चलते थे, जैसे हमको रेडियो रवांडा का तो पता है, लेकिन ये गाने भी वहाँ चलते थे बार बार, और उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बैठ गया कि भाई इनको ख़त्म करना ही हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी समस्याओं का हल होगा।
वो हमने वहाँ देखा, वो हमने यहाँ म्यांमार में भी देखा। रोहिंग्या मुसलमानों का जो नरसंहार हुआ है उसमें भी हमने देखा है कि म्यूज़िक का बहुत एक बड़ा रोल रहा है। ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया है, लेकिन आप अगर वहाँ देखें तो वहाँ पे भी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी बन गई थी जो सिर्फ़ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान को नफ़रत कैसे करे और उन पे क्यों घृणा करनी चाहिए उस पर गाने बनाती थी। तो वो गानों का भी असर हमने देखा है। और एक थोड़ा सा अगर इससे हट जाए इस पॉलिटिकल चीज़ से, लेकिन आप जो कह रहे थे कि इसका जो न्यूरोलॉजिकल असर होता है वो हमने इस चीज़ पर भी देखा है कि जब यूएस आर्मी के जो मरीन्स होते थे वो इराक, अफ़गानिस्तान ऐसी जगहों पर जाते थे जहाँ शायद सिविलियन कैजुअलिटी बहुत हो, तो उनको गाने सुनाए जाते थे। रॉक, वो डेथ मेटल कहते हैं उनको, तो उनको इस टाइप का म्यूज़िक सुनाया जाता कि वो अपने एक मेंटल प्रेपरेशन में चले जाए स्टेट में, कि फिर वो उनको मारना आसान हो। तो म्यूज़िक का असर रहा है वो, एविडेंस तो है ही, हमारे पास उदाहरण भी ऐसे बहुत ज़्यादा है कि ये म्यूज़िक ये करता है। यही मायने में पोइट्री का भी एक इतिहास रहा है। जैसे उसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी भी पोइट्री लिखता था, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो बहुत एक बड़े एक कवि थे उस सर्किट में। उनकी पोइट्री रिसाइट की जाती थी, उनकी पोइट्री सब लोग पढ़ते थे। आईसिस में भी पोइट्री का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, और रिसर्च में और इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया है कि पोइट्री जो आईसिस से निकलती थी वो लोगों को रेडिकलाइज करने में उसका एक बहुत अहम रोल रहा है। तो हम देख रहे हैं बार बार कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स हो, उसमें पॉप कल्चर का बहुत एक अहम रोल रहा है, लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बुक का एक उद्देश्य ये भी था कि ये लोगों तक पहुंचाया जाए कि पॉपुलर कल्चर को आप जब प्रोपेगेंडा बना के आप जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो बिना सोचे समझे, उसका असर शायद यही होगा कि धीरे धीरे आप रेडिकलाइज होते जाओगे और आपके मन में ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती जाएगी टू अ पॉइंट कि फिर आपको पता नहीं चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। कुणाल, ये जैसे जिन लोगों के साथ आप मिल रहे थे, बात कर रहे थे और सालों मिलते रहे, तो जब उनके किसी गाने या किसी ट्रिगर के कारण अगर कोई जब हिंसा हुई या कोई मारा गया, हाँ, तो उसके बाद उनको इस बात पे गर्व हुआ, अफसोस हुआ, बोले कि हमारा तो कोई रोल था नहीं, मतलब वो उससे हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि उनकी क्या? तो नीतीश, इसमें एक लिमिटेशन ये था कि अगर आप देखिए, मतलब मीडिया में काफ़ी रिपोर्टिंग हुई है इसके बारे में कि जब गाने बजे हैं ऐसे जुलूसों में, मस्जिद के बाहर हो या मुसलमान एरिया में, तब तनाव बढ़ा है। कभी कभी शायद राइट भी हुआ है। ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये किस्सा झारखंड में हुआ है, ये हैदराबाद में भी हुआ है, ये अन्य जगहों पर। लेकिन अब वो मीडिया की शायद वो सेंसरशिप कहें या जो कहें, लेकिन कभी भी आपको कौन सा गाना था उसका वर्णन कभी नहीं मिलेगा आपको कि ये क्या गाना बज रहा था, कि उसके वर्डिंग ऐसे क्या थे जिससे तनाव बढ़ गया। तो मैं जब इस चीज़ पर रिपोर्टिंग करने चाहता था, मैं यही सोचता था कि ये गाने कौन से हैं। लेकिन आपने तो कहा कि म्यूज़िक बजा, उससे टेंशन बढ़ गया, कि तनाव आ गया समाज में, लेकिन वो क्या गाने थे? तो गाने में कभी समझ नहीं पाया दूसरे लोगों की मीडिया रिपोर्टिंग से। इसीलिए मैंने अपने आप जो मीडिया रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, उसमें मैंने कुछ गाने पाए जिससे तनाव बढ़ रहा था। कवि सिंह जो गायिका है जिसके बारे में मैंने लिखा है, उनके गाने मुझे कभी नहीं मिले जो रास्ते पर बज रहे हो जिससे तनाव बढ़ा हो। इसका अर्थ ये नहीं कि उससे नहीं हुआ हो, लेकिन शायद वो हमको मिले नहीं है इसके एविडेंस, और हमको शायद एग्जाम्पल्स नहीं मिले अब तक। लेकिन मैंने उनसे ये बात ज़रूर की थी, और ना ही उनसे, सारे लोगों से बात की थी मैंने कि आपको तो ये समझ आता ही होगा कि आपका जो काम है वो भारत में ही एक समाज है जिसको आप दुश्मन बना रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप नफ़रत फैला रहे हो, आप गुस्सा पैदा कर रहे हो। उनका मानना बहुत क्लियर है, वो बोल रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, और हमको जो सही लगता है हम वो बात आगे रख रहे हैं। उसके आगे क्या हो वो लोगों की बात है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हम जाके किसी को मार नहीं रहे, हम जाके किसी को काट नहीं रहे, और जैसे लिबरल लोगों की आज़ादी होती है अभिव्यक्ति की, वैसे ही हमारी आज़ादी है अभिव्यक्ति की। तो हम अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो अपना एक्सप्रेशन दे। तो मतलब क्या ये हमको निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ये पूरा सब कुछ बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, कि ये इसका सिर्फ एक ऑनलाइन एल्गोरिदम नहीं है जी, इसका एक क्लियर कट सोशल कम्युनल
पॉलिटिकल एल्गोरिदम है जिसके तहत एक तरह से पूरा एक ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है ये पूरा उस तरह से। जी, मैं थोड़ा सा इससे हटकर मेरा मानना ऐसा है कि दो तीन चीज़ें, एक तो जैसे मैंने कहा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो होता है, दूसरी चीज़ की हवा का रुख भी देखकर काफ़ी लोग इस मैदान में उतरते हैं कि आज के ज़माने में नफ़रत फैलाना बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो गया है। आज के ज़माने में हिंदुत्ववादी सोच रखना एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड में बैठना हो गया है। तो आप अगर ये करोगे तो शायद आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाए, तो ये भी एक सोच है। तो ये दो तीन चीज़ें, ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिससे मोटिवेट होकर लोग ये करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो गायक निकल रहे हैं या जो कवि निकल रहे हैं ये कोई साजिश के नाम से निकल रहे हैं कि कोई गांव जाके पैसा बांट रहा है, कह रहा है कि आप गाने लिखो, या कोई घर घर जाके कह रहा है आप कविताएं लिखो या आप ये किताबें निकालो। ये नहीं हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं हम जैसे प्रोग्रेसिव माइंडेड जो लोग हैं, जो आज भी सेक्युलर वैल्यूज़ को मानते हैं, उनको ये मानना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इसके दूसरे फैक्टर्स होंगे। जैसे मैंने कहा दो फैक्टर्स की, एक तो कमिटमेंट होगा या तो फिर एक अपॉर्चुनिज्म होगा या फिर कोई तीसरे भी फैक्टर हों। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कोई वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस के लोग घर घर जाके ये गायक और लेखक पैदा कर रहे हैं, टैलेंट स्पॉटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। हो ये रहा है कि जब ये गायक और जब ये कवि अपना रास्ता चुनते हैं और जब वो हिंदुत्ववादी सोच को आगे रखते हैं, तब उनका जो सफ़र है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस या जो इकोसिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाती है और फिर उनको एक बढ़ावा देती है। यानी ये दोनों के फ़ायदे की चीज़ है जी। जैसा आप कह रहे हैं कि ये खुद पैदा होते हैं, ये उनका अपना फैसला है, इनको कोई संगठन नहीं पैदा कर रहा है। बल्कि आपने शुरू में भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी संगठन के सदस्य हों। बिल्कुल, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन जब ये करने लगते हैं तो एक दो तरफा व्यापार चलता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और फिर वह उनको एक पहुंच देती है लोगों तक जो शायद उनसे नहीं मिलती बिल्कुल, और उसके चलते उनको आर्थिक लाभ भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के मामले में देखा है, या अलीशान जाफरी और नील माधव ने जो कैरावान में रिपोर्ट की थी क्लिकबेट जर्नलिज्म का, कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप बनाते हैं, उसके बाद उनके इस्तेमाल की वो चीज़ हो जाती है और उस इस्तेमाल से फिर आपका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ता है। तो इसका एक पूरा अर्थशास्त्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजनीति, या हम कह सकते हैं इसका पूरा एक राजनीतिक अर्थशास्त्र है। बिल्कुल है इसका, क्योंकि जैसे मैंने किताब में भी लिखा है, मुझे दो ऐसे कवि मिले जो कवि सम्मेलन में जाते थे और देशभक्ति की राष्ट्रवादी बातें करते थे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये देखा और उनको अपने कल्चरल विंग्स का हिस्सा बना लिया। अब ये चीज़ लोगों तक नहीं पहुंची, तो जो कवि सम्मेलन में उनको सुनने आते थे उनको नहीं पता था कि ये बीजेपी के कल्चरल विंग का हिस्सा है। उनको ये लगता था कि ये तो राष्ट्रभक्त कवि है, कि ये तो अपने देश को प्रेम करने वाला कोई कवि है और वो अपनी कविताएं रख रहा है। तो ये जो इम्पार्शियल क्रेडिबिलिटी जो आती है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है इकोसिस्टम में। जब आपको पता चल जाए कि आपके सामने जो कवि परफॉर्म कर रहा है, जो गायक परफॉर्म कर रहा है, वो बीजेपी से है, तो उसकी मैसेजिंग की क्रेडिबिलिटी शायद थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कंज्यूम कर रहे हैं आप। लेकिन जब आपके सामने कोई आता है और कहता है देखिए मैं तो अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूँ, ना तो मैं आरएसएस की शाखा में कभी गया था, ना तो मैं वीएचपी बजरंग दल में किसी से कोई इत्तला रखता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें मानता हूँ, तब आप उसको शायद ज़्यादा मानोगे और आप कहोगे नहीं ये ठीक कह रहा है, ये तो बस देशभक्त है और कुछ नहीं है ये। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इम्पार्शियलिटी का एक जो पहनावा है वो पहने रहना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है ये इकोसिस्टम को काम करने के लिए। इन लोगों को कुछ अंदाज़ा है कि इनका ये लोग लीगली इनको कोई एडवाइस लेते हैं जब ये सब लिखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, मतलब मेरे अनुभव से तो इनको कभी लीगल एडवाइस उन्होंने कभी ली नहीं है और उनको कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कभी संकट नहीं है, कभी संकट नहीं। उन्हें लगता है कि अभी जो भी चाहेंगे कहेंगे तो उसको कुछ हो ही रहा है। वो मतलब उनके गाने हो, उनकी कविताएं हो,
उन पे कभी एफआईआर मेरे रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस में तो कभी मैंने देखा नहीं कि उन पे कोई एक एफआईआर कहीं से हुआ हो कि इन्होंने मेरी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो या इन्होंने हेट स्पीच दी हो या कुछ भी हो। तो उनको कभी भी, क्योंकि क्या है, उनकी जो ऑडियंस है वो तो एकदम उन्होंने तो मान ही लिया कि ये सारी चीज़ें सच है, तो उनको फिर करेगा कौन। और उसके बाद उसके वो ऑडियंस छोड़कर हम और आप जैसे लोग हैं, हमको तो पता भी नहीं कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, कि वो ये काम कर रहे हैं, कि वो ये पॉपुलर कल्चर निकाल रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो ऐसा हुआ है कि वो जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं वहाँ के वो राजा है, और उस क्षेत्र के बाहर अगर उनको लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, तो फिर कंप्लेंट करने वाला बचेगा कौन। तो उनको लीगली उनको कोई ज़्यादा कभी तकलीफ होती नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जैसे आप कह रहे थे सर कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप ये हो जाता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर ये लोग अपना जो कंटेंट है वो रखते हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, उनसे पैसा मिलता है। यूट्यूब तो उनको पैसा देता है, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बन जाता है कि मैं अपना कंटेंट जितना ज़्यादा भड़काऊ हो, जितना ज़्यादा हिंदुत्ववादी हो, उतना मैं रखूँ ऑनलाइन, उससे मैं कंटेंट में से पैसे कमाऊँ मैं, और वही कंटेंट के नंबर्स देख के कि वो मिलियंस उनके व्यूज़ कितने आए, हिट्स कितने आए, फिर कवि सम्मेलन के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो इनको फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि हमने देखा है आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चलते हो, तो आप हमारे यहाँ आइए और आप परफॉर्म कीजिए। उसकी फ़ीस अलग। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि आप ऑनलाइन में जितना बड़ा बनो उतना आप ऑफलाइन में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जितना आप ऑफलाइन में करते जाओ उतने फॉलोअर्स आपके मिलते जाएंगे ऑनलाइन में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात हुई है। ये जो तीनों चारों लोग थे, इनकी सबकी उम्र 30 के नीचे थी या 30 के ऊपर भी कोई? नहीं, संदीप देव जो है वो करीब 50 साल के हैं, लेकिन कमल और कवि दोनों 30 के नीचे है। तो ये भी एक फैक्टर है कि शायद वो अपने डिजिटली सेवी हैं उस तरह से, या तो सब लोग पूरा वो अच्छा बाकी सब चीज़ें देखते हैं, वो जो ट्रेंडिंग है और एससीओ या इस तरह की, तो डिजिटल मीडिया वाले शायद। तो आजकल तो ये ट्रेंड हुआ है, जैसे कवि सिंह जो गायिका है, उनकी तो एक एजेंसी है जो इनको मदद करती है सारा कुछ में, कि यूट्यूब पे कैसे डालना है, क्या कैसे संभालना है, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक तो है नीतीश, इनको ये समझ हो गई है कि ये अपने आप को एक पत्रकार के रूप में देखते हैं। पत्रकार जी। और ये इस तरह से कि एक उनको जानकारी ये मिल गई है कि जब कोई बड़ी घटना होती है भारत में, तब लोग कोई अखबार पढ़ने नहीं जाता, ना तो कोई न्यूज़ चैनल देखने जाता है, वो यूट्यूब पे सर्च मारता है, और वो यूट्यूब पे सर्च करके जो चीज़ें आती है उसी को कंज्यूम करके अपना ओपिनियन बना लेता है। और इसके बारे में स्टडी भी हुई है कि आज इंडिया एक ऐसी जगह बन गई है, ऐसा देश बन गया है जहाँ लोग यूट्यूब को अपना गूगल सर्च मानकर काम कर रहे हैं। तो नहीं, उसमें जो बच्चे हैं, हाँ, भी मैं सुन रहा था, तो जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट पोर्ट ऑफ सर्च जो है वो गूगल नहीं रहा जी। हम लोग अभी भी गूगल में देखते हैं, जो लोग हम लोग क्या डिजिटल कन्वर्ट्स हैं, वो लोग डिजिटल नेटिव्स। तो जो डिजिटल नेटिव होता है उसका पहला वो देखेगा यूट्यूब पे मिलेगा, तब वो गूगल पे जाएगा। तो उनको पता है कि ये चीज़ हो रही है कि सबसे पहले लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे जल्दी अपना कंटेंट रिलीज करना बहुत अहम हो गया है। जो हम पहले सुनते थे 10 साल पहले कि सबसे तेज चैनल ये है, सबसे तेज चैनल वो, आज के ज़माने में 2024 में सबसे तेज़ होना इनके लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। क्योंकि जब कोई बड़ी इवेंट होती है तब उनको अपना कंटेंट निकाल कर लोगों के मन में एक नैरेटिव सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी बन गया। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा छोटा, कि जब राम मंदिर की जो सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब 22 जनवरी को तो जो प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी थी, उसके पहले से, उसके 1-1.5 महीने पहले से एक गाना निकला था जिसने वो पूरा नैरेटिव सेट कर दिया था। और वो गाना था राम आएंगे। वो एक लड़की का गाना था, राम आएंगे, और वो बस वही था बार बार कि वो राम लौट आएंगे वगैरह। उस गाने ने, और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने, मतलब लाखों लोगों ने, शायद करोड़ों लोगों ने वो गाना देखा है, रील बनाई है। लेकिन वो 1.5 महीने पहले से वो एक नैरेटिव सेट हो गया कि राम वापस आ रहे हैं और राम लौट रहे हैं। तो वो नैरेटिव इतना स्ट्रांग बन गया कि प्रधानमंत्री से लेकर सब कोई वही नैरेटिव के अंडर फिर उसको रिपीट करते जा रहे थे।
तो ये नैरेटिव सेट करने का एक एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा एक उम्दा एग्जाम्पल है, मैं मानता हूँ। तो इसमें एक तो देखो मतलब एक तो सीधे कानून को तो तोड़ा जा रहा है मतलब सामने से, दूसरा सरकार को हमें पता है कि ये इनके हित में, राजनीतिक हित में, इसलिए कुछ करेंगे नहीं या ये। पर तीसरा इसमें पक्ष है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का है, जो बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी हरकत दिखाते हैं बट उन्हें करते नहीं हैं। और अब तो खास तौर पर वो इस दबाव पे रहते हैं कि सरकार उनको बता रही कि एआई को क्या कहना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको कभी लगता है कि किसी समय जाके गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर कभी ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि ये सैनिटी हम सबकी लौट सके और ये शोर जो है और हिंसा की बात, नफरत की बात कभी कम हो सकती है? मतलब इसके आगे के करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? ये हमेशा सुना रह सकता है इस तरह से? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बस इनको एक ही भाषा आती है और वो भाषा पैसे की भाषा है। वो भाषा है अपने रेवेन्यू की भाषा। तो वो बस उसी तौर से और उसी नज़रिए से सारा कुछ देखते रहते हैं कि इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट बन गया है आज, और वो इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे उनकी वर्किंग पे कोई रोक टोक आए, उनकी वर्किंग पे कोई भी आँच भी आए उनके लिए। तो वो ये जान गए कि आज इंडिया का माहौल ऐसा है कि ये सारी चीज़ें चलने वाली है, हिंदुत्ववादी सोच चलती है, नफ़रत चलती है, ये सारा कुछ वायरल हो रहा है। और आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में आप अगर उसको स्टडी करें तो बस उसका एक ही सिद्धांत होता है और वो है वायरलिटी। वो जो चीज़ वायरल होती है वो उसमें उसकी खुशी है। तो अगर हिंदुत्ववादी सोच वायरल हो रही है और अगर नफ़रत वायरल हो रही है तो वो बस ये देखते हैं कि फिर हम कौन होते हैं इसको कोई रेगुलेट करने वाले। कहीं ना कहीं मतलब ये उनका दोष तो है ही, और मैंने बार बार ये कहा है कि नहीं, पर अभी कुछ प्रक्रिया होने लगी जहाँ पे सवाल उठने लगे, जैसे कि अभी अमेरिकन सेनेट में सवाल उठ रहे थे, वहाँ उनकी पेशियाँ लगी और उनको बहुत जम के जो है उन्होंने वहाँ पे फटकार भी लगाई और उनके पास जवाब देने को नहीं था। यही यूरोप में हो रहा है। तो अब जो है एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की प्रोसेस भारत पे तो नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं लगता नहीं कि कब ऐसा, पर दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई असर? नहीं निधीश, लेकिन मैंने ये बार बार देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं कि वेस्ट में उनका जो रेगुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड का होता है और वही रेगुलेशन आते आते इंडिया तक वो बहुत अलग स्टैंडर्ड बन जाता है उसका, और उसका स्टैंडर्ड डाइल्यूट हो जाता है कहीं ना कहीं। जो चीज़ें आज वो इंडिया में चलने दे रहे हैं उसकी मतलब उसकी कोई परछाई भी उसको वेस्ट में नहीं चलने देंगे, क्योंकि वेस्ट में पार्लियामेंट भी उनको बुलाता है, मार्क जकरबर्ग को भी कमेटी के सामने आके पेशी देनी पड़ती है, उसको सवाल आंसर करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देती है। सरकार का इंटरेस्ट है कि ये चीज़ें बढ़ें, ये चीज़ें वायरल हो। आज हम जिस दिन पे बैठे हैं उसी दिन पे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, प्रधानमंत्री यूट्यूबर्स को अवार्ड्स दे रहे हैं। आज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स आज हो रहे हैं। इसका साफ साफ अंदाज़ा ये है कि और उन्होंने कहा शायद कि मैं समय के पहले समय को भांप लेता हूँ। वो है, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं जो इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स, और उनको है वो तो मतलब वो समय से पहले भी और आगे भी पीछे भी तो इसका सिग्नल बहुत क्लियर है कि आज यूट्यूब आज एक इलेक्शन का एक बैटलफील्ड बन गया है। तो वहाँ से आपको एक्सपेक्ट करना कि वहाँ से रेगुलेशन हो और ये सारी चीज़ें हटे, वो मैं बहुत मुश्किल मानता हूँ आज के ज़माने में। तो इन गानों के जो मुरीद हैं या इन गानों को जो सुनने वाले हैं वो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर होंगे, क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? हाँ और नहीं। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि वो उनके वोटर होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने जब ये बुक लिखनी शुरू की, मैंने जब उसकी रिसर्च शुरू की 2019 में, तो जैसे निधीश आपने भी कहा, मेरे भी असम्पशन यही थे कि शायद ये गांव कस्बे की बात होगी, शायद ये अशिक्षित लोग हैं जो इसको शायद कंज्यूम कर रहे हैं, शायद इनको कोई इससे अच्छा पॉप कल्चर इनको शायद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे 4 साल का मेरा जो सफ़र रहा है ये किताब लिखने में, वैसा ही सफ़र हिंदुत्व पॉप का भी रहा है। बिल्कुल, कि जो गांव कस्बे से शुरू हुआ था वो आज हमारे आसपास शहरों तक पहुंच गया है। वो ना सिर्फ शहरों तक पहुंचा है। वो जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में,
तब वहाँ पे जो गाने बज रहे थे उसमें से भी ये। हिंदुत्व पॉप के गाने बज रहे थे। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये गाना स्टेडियम में बज रहा था। हमारे मुंबई में नवरात्रि में ये गाने बजने लगे हैं। कॉलेज के रियूनियंस हो, कॉलेज के फेस्टिवल्स हो, वहाँ ये गाने बजने लगे हैं। आर्मी अभी हाल में जो खबर जी बिल्कुल, जो कैडेट्स की पास आउट हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, वहाँ ये गाने बज रहे हैं। तो आज हिंदुत्व पॉप हमारे बिल्कुल आसपास है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसको देखने के लिए, बस आपको अपनी आँख और अपने कान खुले रखने होंगे और देखना होगा, वो आसपास ही बजता होगा शायद। खिड़की खोलते सुनाई देगा मतलब। बिल्कुल। तो इसका जो असर समाज के लिए है कि क्योंकि इन गानों को सिर्फ हिंदू नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल, गाने तो मुसलमान भी सुन रहे हैं और बाकी लोग भी सुन रहे हैं। हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन हो रहा है जैसा आपने कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अभी 4-5 रोज़ पहले मैंने खबर पढ़ी कि किसी जेल में ये पाया गया कि वहाँ रेडिकलाइज कर रहे हैं कुछ मुसलमान, तो उसको लेकर पूरे देश में छापे मारे गए। उसको पढ़ते समय मैं सोच रहा था कि हिंदुओं के लिए इसे छापे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन बहुत स्वाभाविक तौर पर, जो भी आप खुद कह रहे थे कि सुबह से रात तक हो रहा है, और हिंदू बच्चे, हिंदू किशोर, हिंदू बूढ़े रेडिकलाइज हो रहे हैं। जो 20 साल पहले वो नहीं थे, अब वो हैं। आज हो रहे हैं। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिर इस समाज पर क्या आपने मुसलमानों से भी बात की और दूसरों से भी बात की कि उन पर क्या असर पड़ रहा है, और वो खुद इसके पूरे उपभोग को, ये जो हिंदू इसको इतने मज़े से सुन रहे हैं और अपना गाना बना रहे हैं, इसको मुसलमान कैसे देखते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं मतलब दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है कि अपने ही देश के एक समाज को अगर आप इतना विलनाइज कर दो कि आप कहो कि ये देशद्रोही है, मक्कार है, इनको देश से बाहर निकालो, इनका खात्मा कर दो, ये सारी चीज़ें ये गानों में कही जा रही है, ये सारी चीज़ें इन कविताओं में कही जा रही है। तो इसका परिणाम तो ऐसा है कि जिन मुसलमानों से भी मैंने बात की थी, जैसे गुमला, मैंने कहा आपको गुमला जहाँ से ये बुक की शुरुआत हुई थी, वहाँ के मुसलमानों से भी मैंने बात की, तो वो भी अचंभित रह गए कि ऐसे गाने बन रहे हैं आज जिसमें हमारा खात्मा करने की बात हो रही है। तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि एक कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि इतनी ज़्यादा नफ़रत हमारे खिलाफ भड़काई जा रही है और उसको रोक लगाने की कोई बात नहीं कर रहा है। एक ये होता है कि आप पॉलिटिकल रैली में आप ये स्पीच दे दो, तो क्या है, जो आम मुसलमान होगा या जो भी कोई आम होगा वो समझेगा कि ये पॉलिटिकल बात है साहब, ये जाने दीजिए, वो नेता अपनी बात करेगा। लेकिन जब वही चीज़ आपको बस में सुनाई देती हो, आपकी रोज़ की आने जाने वाली बस में, या फिर वही चीज़ आप किसी कॉलर ट्यून पे सुनते हो, जैसे मैंने सुना था, मैं जब झारखंड में था तब बहुत सारे लोगों की कॉलर ट्यून होती थी, कुछ लोग अपनी रिंगटोन बनाते हैं इन गाने को। तो जब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम जिंदगी में आप ये गाने सुन रहे हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके अगल बगल के लोग भी यही विचार को रख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफायर बन रहा है कि अच्छा, आप भी इसी में बिलीव करते हैं। तो ये बहुत बहुत दुख की बात है कि अपने ही देश के एक समाज में हम इतनी घृणा से हम उसको देख रहे हैं, हम इतने नफ़रत से उसको देख रहे हैं। तो दर्द तो लोगों को बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता है कि इस पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो थैंक बहुत शुक्रिया आपका कुणाल। ये किताब एच पॉप द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स, कुणाल की किताब है जो अंग्रेज़ी में आई है। मुझे पता नहीं कि ये हिंदी में कब आएगी, पर ये हिंदी के लोगों के बारे में है और इस समय की राजनीति, इस समय के समाज और संस्कृति, चारों चीज़ों को लेकर। और अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया।